वाई कंसंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि वो एक नॉन वोलेटाइल एसिड होता है और वो क्या करेगा, मोर वोलेटाइल एसिड को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा इन द रिएक्शन। लेकिन ऑन द अदर हैंड HCl ले लो, HNO3 ले लो, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम, तो वो वेपराइज जल्दी हो सकते हैं। अगर इसे कांस्टेंट बॉईल करेंगे तो उससे क्या होगा, एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन जाएगा। मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट जिसके बाद दोनों के दोनों कंपोनेंट जो एक मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है, दोनों क्या होंगे, वेपराइज होना शुरू होंगे। हेलो एवरीवन, welcome back to the platform of Infinity Learned by Sri Chaitanya. Myself Astha, your chemistry faculty, and class 10th की क्विक रिकैप सीरीज का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। अब यार देखो, अभी तक तो हम बहुत कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, राइट, ऑलमोस्ट ऑल सिलेबस हम डन कर चुके हैं। सो नाइट्रिक एसिड जो है ना हमारा, वो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि उसमें एक प्रोसेस आती है दैट इज ऑसवाल्ड्स प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इन द नाइट्रिक एसिड। सो कुछ रिएक्शंस है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब होता क्या है ना, ये जो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है, इसमें क्या है, 4 डिवीजन थे हमारे पास, 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड वन इज नाइट्रिक एसिड, राइट। अब ये जो है ना, ये हैं छोटे छोटे डिविजन्स, बट इनसे मोस्ट प्रोबेबली है कि क्वेश्चन एक ना एक आता ही आता है, और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और हर एक डिवीजन से आते हैं। तो हमें हर एक को थॉरोली पढ़ना है, एंड बिकॉज इट इज़ अ क्विक रिकैप और एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है, सो हम क्विकली सब कुछ क्या करेंगे, फिनिश अप करेंगे। ओके, नाउ वी विल गो ऑन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, नाइट्रिक एसिड। इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड बहुत सिंपल है। देखो, हिस्टोरिकल नेम था, राइट, तुम्हें याद होगा हमने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ा था, तो मुराटिक एसिड, मरीन ऑफ एसिड एयर, ये सब नाम हमने पढ़े थे। देन अगर नाइट्रिक एसिड का हिस्टोरिकल नाम देखा जाए तो हमारे पास होता है एक्वा फोर्टिस। एक्वा फोर्टिस में लैटिन में मीनिंग होता है इसका व्हाट, स्ट्रॉन्ग वाटर। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वाटर, क्योंकि ये नियरली सारे मेटल्स को क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट नोबल मेटल जैसे कि गोल्ड एंड प्लेटिनम। और जो कि हमने क्या है, प्रीवियस जब हम HCl पढ़ रहे थे वो भी हमने पढ़ा था कि इसके लिए हमें एक मिक्सचर बनाना होता है एक्वा रेजिया का, वो आज हम दोबारा रिपीट करेंगे, इसीलिए मैंने कहा था एक्वा रेजिया इज इंपॉर्टेंट ना। उसके बाद है फॉर्मूला एंड स्टेट। फॉर्मूला है HNO3, नॉर्मल है नाइट्रिक एसिड, एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा इसका, 63 होता है। नाउ द स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन होता है सेंट्रल एटम, एक ऑक्सीजन के साथ कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, एक के साथ सिंगल, और हो सकता है वो भी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। देन अगेन वन सिंगल, क्योंकि नाइट्रोजन तो मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बना सकता है, बट उसके पास एक लोन पेयर भी होता है जो वो डोनेट कर सकता है। तो ऐसे बॉन्ड जहाँ पे एक ही एटम है जो दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। रिमेंबर हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं ये बात। नाउ इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन भी इधर अटैच होगा, सो दिस स्ट्रक्चर बिकम्स HNO3। और ये सारे के सारे जो जितने भी आपको क्या दिख रहे हैं, आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, वो सब किस में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। सो द स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर, वो भी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू रेजोनेंस। सो प्लेनर मॉलिक्यूल बनता है इसमें ड्यू टू रेजोनेंस, आपको ये ध्यान रखना है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। नाउ अकरेंस कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, पहला है फ्री स्टेट, जहाँ पे लाइटनिंग हो रही हो, कहाँ पे, जैसे डिस्चार्ज लाइटनिंग होती है तो वहाँ पे अमोनियम सॉल्ट या फिर अमोनिया ऐसे फॉर्म में क्या हो सकता है, आपके पास नाइट्रिक एसिड का मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। कंबाइंड स्टेट क्या है, फाउंड एज मिनरल्स लाइक व्हाट, NaNO3 हो गया हमारे पास, नाइट्रेट हो गया KNO3। सो नाइट्रेट की जब फॉर्म में हो वहां पे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। सो दैट इज होल, ये अकरेंस कहाँ होता है, हिस्टोरिकल नेम क्या था इसका, स्ट्रक्चर क्या होता है। देन वी हैव सेकंड वन इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन इज सो सिंपल। पहला है फ्रॉम मेटल नाइट्रेट, ये है नॉर्मली जो तुम क्या करोगे नॉर्मल लैब्स में, या फिर जब तुम्हें स्मॉल को इंडस्ट्री में करना हो तो तुम कर सकते हो, क्या, मेटल नाइट्रेट से करना। सो उसके लिए आपको रिएक्टेंट चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है मेटल नाइट्रेट ही चाहिए, या तो पोटेशियम नाइट्रेट ले लो या सोडियम नाइट्रेट ले लो, और लिक्विड लेना है कंसंट्रेटेड H2SO4। वाई कंसंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि वो एक नॉन वोलेटाइल एसिड होता है और वो क्या करेगा, मोर वोलेटाइल एसिड को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा इन द रिएक्शन। मतलब जब जब आपके पास क्या होगा, मेटल नाइट्रेट रिएक्ट करेगा विद द H2SO4, आपके पास क्या बनेगा,
KHSO4 along with HNO3 volatile acid बाहर निकल जाएगा. नाइट्रिक एसिड इज मोर volatile in comparison of sulfuric acid. Now इसमें जो ध्यान देने वाली बात होती है वो अगेन होती है टेम्परेचर कंडीशन. टेम्परेचर हमेशा क्या रखना चाहिए आपको, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस. रीजन है बहुत सिंपल है. पहली चीज क्या है, ताकि ग्लास डैमेज ना हो, मतलब रिएक्शन जिसमें करवा रहे हैं वो एपरेटस डैमेज नहीं होना चाहिए. देन डिकम्पोजिशन, मतलब HNO3 दोबारा से डिकम्पोज ना हो जाए अगर हमने ज्यादा टेम्परेचर दे दिया. एंड द थर्ड वन इज हार्ड क्रस्ट. अगेन HCl में भी यही केस था. यहाँ पे अगर Na2SO4 बन गया तो वो क्या होगा, ग्लास के साथ चिपक जाएगा. फिर उसको रिमूव करना इज सो टफ. रिमूव करना क्या हो जाएगा, उसको टफ हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द HNO3 फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द मेटल नाइट्रेट. अब होता क्या है, आपने एक ग्लास रिटॉर्ट लिया, उसके अंदर आपने एक मिक्सचर लिया है किसका, NaNO3 दैट इज अ मेटल नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट अलॉन्ग विद H2SO4. उसके बाद आपने क्या किया, जब आपने ऐसा किया उसके बाद आपने इसको हीट किया. बट हीट करते हुए ध्यान रखना है टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस. हीट करते हुए क्या ध्यान रखना है, दैट टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस. जब टेम्परेचर क्या होगा 200 से कम होगा तो अब यहाँ पे रिएक्शन होगी और HNO3 क्या होगा, वेपर फॉर्म में रिलीज. नाइट्रिक एसिड इज इन द वेपर फॉर्म. जैसे ही रिलीज होगा उसके बाद हम इसे कलेक्ट कर लेंगे अपने एक और किसमें, जार में या फिर राउंड बॉटम फ्लास्क में. जब हमने इसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करते हुए ये ध्यान रखना है कि अभी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कितना 200 डिग्री सेल्सियस से कम है, लेकिन ज़्यादा तो है ना टेम्परेचर. तो क्या करोगे, उसके ऊपर जो भी आपने, जिसमें भी आप कलेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर कंटिन्यूसली कोल्ड वाटर, रनिंग कोल्ड वाटर डालते हैं. क्यों, ताकि टेम्परेचर कम हो. टेम्परेचर कम होने की वजह से जो आपके पास वेपर्स में अमोनिया था, नॉट अमोनिया, जो आपके पास वेपर्स में नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट था, अब वो क्या आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. तो दिस इज हाउ you are going to collect the nitric acid, liquefied nitric acid. So this is how the collection of nitric acid is being done here. Now again see the procedure and observation. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मिक्स, हमने रिएक्टेंट को मिक्स किया है, मिक्स किया है किस रेशियो में, इक्वल वेट. जितना पोटेशियम नाइट्रेट लिया हमने उतना ही क्या लेना है, हमें सल्फ्यूरिक एसिड लेना है इन अ ग्लास रिटॉर्ट. सेकेंड क्या था, हीट जेंटली, धीरे धीरे करके उसको रिटॉर्ट को हीट करा ट्राइपॉड स्टैंड में रख के, और टेम्परेचर क्या रखा, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस. इंपॉर्टेंट है. उसके बाद करा कंडेंसेशन, जो वेपर्स फॉर्म हुए थे फ्रॉम द रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के, उसको क्या किया, कंडेंस किया किसमें, रिसीवर में. व्हाट इज द रिसीवर, दिस इज द रिसीवर, दिस इज द रिसीवर. अब हमने उसे कंडेंस किया कैसे, विच इज कूल्ड बाय आइस और यू कैन से कोल्ड वाटर, को कंटिन्यूस रनिंग कोल्ड वाटर उसमें डाला. एंड देन आफ्टर दैट कलेक्शन हुआ किसका, प्योर एसिड कलेक्ट्स एज अ कलरलेस लिक्विड इन द रिसीवर. एज अ व्हाट, कलरलेस लिक्विड की तरह क्या हो गया हमारे पास, एसिड क्या हो गया वहां पे हमारे पास डिपॉजिट हो गया. बट एक चीज सोचने वाली है, इनिशियली जब आप देखेंगे तो इसका कलर रहा होगा येलो. जब आप HNO3 को देखते हैं तो उसका कलर कैसा रहता है, हमेशा येलो रहता है. फिर हमने क्या किया होगा, उसमें से येलो क्यों रहता है, क्योंकि जब हमारे पास नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2 भी डिसॉल्व हो जाती है. एंड NO2 का कलर जो होता है वो ब्राउनिश होता है, और ब्राउनिश करते करते वो थोड़ा सा टिंट आएगा एंड येलो कलर में आ सकता है. इसीलिए उस येलो कलर को, द प्रोडक्ट ऑब्टेन में बी स्लाइटली येलो ड्यू टू डिसॉल्व्ड NO2 गैस. अब उस NO2 गैस को हटाने के लिए, मतलब उस येलो कलर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बबलिंग एयर और CO2 और एडिंग वाटर. या तो हम वहाँ से CO2 पास करेंगे, क्योंकि CO2 क्या करेगी, NO2 को एब्जॉर्ब, NO2 को निकाल के ले जाएगी, या तो हम वाटर को ऐड करेंगे तो NO2 और हमारा H2O फिर दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिएक्ट करके आपस में क्या बना सकते हैं, दोबारा नाइट्रिक एसिड. सो दैट इज द थिंग हैपनिंग हियर. वेपर्स तो बने, वेपर से आपने क्या किया, लिक्विड में कन्वर्ट भी कर दिया, बट जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ हो सकता है कि वो स्लाइटली येलो हो. येलो क्यों होगा, ड्यू टू डिसॉल्व्ड NO2. डिसॉल्व्ड NO2 की वजह से येलो हुआ. तो अब हमने क्या किया, उसमें CO2 पास करवाया या तो रनिंग वाटर.
नॉट रनिंग वाटर बट वाटर पास करवाया, तो जब ऐसा हुआ तो अब वो क्या करेगा, उसमें से NO2 को हटाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा हमारा सोल्यूशन कलरलेस, मतलब प्योर नाइट्रिक एसिड हमें मिल जाएगा। नाउ सेफ्टी प्रिकॉशंस हमेशा ध्यान रखना, यूज ऑल ग्लास एपरेटस, सारे ग्लास एपरेटस यूज करना, क्योंकि नाइट्रिक एसिड अटैक कर सकता है रबर या फिर कॉक को। देन वी हैव व्हाट, हमारे पास है कंट्रोल द टेम्परेचर स्ट्रिक्टली, कितना रखो 200 डिग्री सेल्सियस, नहीं किया तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं क्रिएट। हैंडल विद केयर, हाईली कोरोसिव है टू स्किन एंड क्लोथिंग, अगर गलती से स्किन में नाइट्रिक एसिड पड़ गया तो येलो स्टेन आ जाएगा, सो आपको बहुत ध्यान रखना है वाइल वर्किंग विद द नाइट्रिक एसिड। नाउ अगेन द PYQ, इतने से टॉपिक से भी सोचो PYQs आए हैं, कब कब 2017, 19, 2022, देखो यार कितने सारे PYQs हैं। देखो वाई इज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ HCl इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। सिंपल सिंपल सिंपल, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक नॉन वोलेटाइल एसिड, क्या है, एक नॉन वोलेटाइल एसिड, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। लेकिन ऑन द अदर हैंड HCl ले लो, HNO3 ले लो, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम, तो वो वेपराइज जल्दी हो सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा लेना है जो HNO3 को कंटैमिनेट ना करे, मतलब उसके भी वेपर ना बन जाए सोल्यूशन में, सो दैट इज वाई हम लेते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ कूलिंग द रिसीवर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, क्या रोल है कूलिंग का, सिंपल है, हम रनिंग वाटर क्यों डाल रहे हैं, ताकि हम वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, दैट्स इट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाई मस्ट द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्यों रखोगे बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, रीजन आपके पास बहुत सिंपल है। पहली बात, अगर ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो ग्लास ब्रेक ना हो जाए, टू अवॉइड द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास एपरेटस। सेकेंड थिंग, अब अवॉइड करना है थर्मल डिकम्पोजिशन किसका, HNO3 का, टू अवॉइड थर्मल डिकम्पोजिशन। रिमेंबर एवरीवन, ये हमने किया है, साथ में ही किया है, रिमेंबर दिस वन। डिकम्पोजिशन एंड हार्ड क्रस्ट फॉर्मेशन के कारण भी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम ही रखते हैं। नाउ एक और चीज थी, अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो वहां पे बनेगा हार्ड क्रस्ट ऑफ Na2SO4, दैट इज हार्ड क्रस्ट, तो ये क्या करेगा, आपका ग्लास के साथ चिपक जाएगा। देन टू रिमूव इट इज अ इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, इट इज अ वेरी हार्ड टास्क। सो ये क्या कर देगा, हमारे पूरे के पूरे सोल्यूशन को कंटैमिनेट। सो दीज आर द 3 क्वेश्चन जो कि आए थे आपके पास फ्रॉम दिस प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाउ जैसे कि हर एक जगह में क्या होता है, हमारे पास एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस अलग होती है, लाइक HCl में हमारे पास अलग थी, अमोनिया में हेबर्स प्रोसेस थी। सो नाउ वी हैव नाइट्रिक एसिड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बाय द ओसवाल्ड्स प्रोसेस। सो पहले ओवरव्यू लेते हैं कि होता क्या है। बेसिकली एंड मेनली 3 स्टेप्स होते हैं, क्या होते हैं, 3 स्टेप। नाउ प्रिंसिपल सिंपल है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर इन्वॉल्व्स द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन इन वाटर, मतलब अमोनिया का यूज होगा। पहला आपके पास चेंबर होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का, किसका, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। सिंपल है, आपको ध्यान है ना, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा नाउ कैटालिटिक है, ऑक्सीडेशन मतलब कैटलिस्ट है, और ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में क्या कर रहा होगा, हेल्प। नाउ सी, हमने लेना क्या है, पहले अमोनिया लेना है, अमोनिया के साथ एयर लेना है, किस रेशियो में लेना है वो ध्यान रखने वाली बात है। अमोनिया लिया और एयर लिया, बट रेशियो इज इंपॉर्टेंट। अगर अमोनिया का 1 है तो एयर का रेशियो क्या लेना है, 10, एयर का क्या हो जाएगा आपके पास 10, सो दिस इज 1:10। ये किस में हो जाएगा आपके पास 1:10 में, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। सो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में होता है ये, अमोनिया है हमारे पास, O2 है, तो नाउ इट विल गिव व्हाट, आपने एयर को ज्यादा लिया, कितनी वॉल्यूम में, 1:10 की वॉल्यूम में। ऐसा क्यों हुआ, एयर को ज़्यादा लेने का रीज़न ये है कि एयर थ्रू आउट द प्रोसेस यूज़ होगी, मतलब अगर जितने 3 स्टेप ओसवाल्ड प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उन सारे प्रोसेस में एयर का यूज़ है। दैट इज़ वाई हमें एयर क्या लेनी है, ज़्यादा लेनी है, ताकि क्या हो, ख़त्म ना हो जाए ड्यूरिंग द रिएक्शन। नाउ 4NH3 + 5O2 इज बिकमिंग NO फॉर्मेशन हो रहा है, H2O बन रहा है और हीट बन रहा है। और क्या बन रहा है, हीट। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, रिमेंबर दिस थिंग। क्यों, अब देखो, रिएक्टेंट होता है प्योर अमोनिया और एयर, रेशियो 1:10 है।
टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। देन वी हैव द कैटलिस्ट, कौन सा यूज किया जाता है? प्लैटिनम। क्या किया जाता है? कैटलिस्ट प्लैटिनम यूज किया जाता है, बिकॉज जो प्लैटिनम वगैरह होते हैं वो एसिड को लेकर रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब एसिड से वो खराब नहीं होंगे, दैट इज वाई हम वहां पे प्लैटिनम कैटलिस्ट ले रहे हैं। नाउ अब ऑक्सीडेशन से हमें यहाँ मिल गया NO। अब यहाँ पे हुआ NO आया किस पे? अब होता क्या है, जो मिक्सचर यहाँ से मिलता है ना हमें NO का, अभी टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको पास करते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर में, बट उससे पहले दिस इज पास थ्रू हीट एक्सचेंजर एंड कूलिंग कॉइल। हीट एक्सचेंजर एंड कूलिंग कॉइल। दोनों के दोनों से पास होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि टेम्परेचर क्या हो जाए? ड्रॉप हो जाए। टेम्परेचर क्या हो जाए? ड्रॉप हो जाए, ताकि हमारा जो NO बना है वो फर्दर डिकम्पोज ना हो जाए। तो जैसे ही हीट एक्सचेंजर या कूलिंग कॉइल से पास करेंगे तो अब टेम्परेचर हमने ड्रॉप कर दिया टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, ये टेम्परेचर फेवर करता है फॉर द ऑक्सीडेशन पार्ट। सो अब NO क्या करेगा? NO के साथ अब एयर हर एक चैम्बर में मौजूद है, राइट? सो एयर हमने ली भी बहुत ज्यादा है, तो एयर में था O2। सो 2NO रिएक्ट करेगा O2 के साथ और NO2 बनाएगा। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ NO, इसीलिए इसे ऑक्सीडेशन चैम्बर बोलते हैं। अब नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ यू विल नोटिस दैट दिस NO2 is making what? Dense brown fumes। ब्राउन फ्यूम्स बनाएगा कौन? NO2। सो यहां से कंफर्मेशन हो जाएगा, ओके नाउ हमारा NO ऑक्सीडाइज हो गया है किसमें? NO2 में। नाउ द लास्ट चैम्बर क्या होता है? अब यही हमारा पास होता है फ्रॉम द डाउनवर्ड डायरेक्शन, पास होता है क्या? NO2। डाउनवर्ड डायरेक्शन से क्या आता है आपके पास? NO2 आता है। अब आपके पास होता है एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर बना होता है स्टील, और स्टील के बीच में आपने फिल की है क्वार्ट्ज की लेयर। किसकी? क्वार्ट्ज की। अगेन क्वार्ट्ज को यूज करने का एक ही रीजन है, क्योंकि वो एसिड रेजिस्टेंट होते हैं, तो आपने क्या किया? क्वार्ट्ज का यूज किया। सो अब ऐसा होता है, और ऊपर आपने एक वाटर स्प्रिंकलर लगा रखा है, तो वाटर क्या है, उन पर कंटिन्यूसली पड़ता रहता है। NO2 ऑलरेडी था, वाटर हम खुद डालते हैं, एंड देन वी हैव O2 हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज HNO3। ठीक है, मीडियम सिंपल है, वार्म वाटर और एयर दोनों का इस्तेमाल होता है। NO गैस इज रिसाइकल्ड। अब अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे क्या है, कोई अनरिएक्टेड NO गैस प्रेजेंट है, तो वापस वो ऑक्सीडेशन चैम्बर में जाएगी, ऑक्सीडेशन चैम्बर से अगेन NO2 में कन्वर्ट होके वापस आ सकती है। सो नाउ फ्रॉम दिस प्रोसेस वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट। पहले हमें मिलता है डाइल्यूट HNO3, मतलब 50% HNO3 हमें मिलता है। डाइल्यूट मतलब जहां पे कम मात्रा हो किसकी? एसिड की, बट वाटर भी थोड़ा ज्यादा है। नाउ अब इसको अगर हम कंटिन्यूस बॉइलिंग करते हैं, बॉइलिंग करने की वजह से क्या होता है, HNO3 और वाटर जो है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब ये है कि जब आप इसको बॉइल करेंगे आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर, तो दोनों के दोनों जो हैं वो क्या करेंगे? विदाउट चेंज इन कंपोजिशन बॉइल होंगे। मतलब क्या, अब अगर मैं इस मिक्सचर को बॉइल करूंगी तो दोनों के दोनों बॉइलिंग के दौरान वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। मतलब क्या? HNO3 एंड वाटर भी। सो हम ऐसे ही करके क्या बनाते हैं, इसका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, जिसको हम एजियोट्रॉप बोलते हैं। एंड ड्यू टू बॉइलिंग हम इसको क्या करते हैं, 68% तक क्या कर देते हैं, नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर देते हैं, मतलब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। बट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बनाने के दौरान बॉइलिंग प्रोसेस से आप सिर्फ और सिर्फ कितना, 68% तक करेक्ट कर सकते हैं, एंड इट विल फॉर्म अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विद द वाटर। फर्दर अगर आपको चाहिए कि 98-99% आपको H2SO4 HNO3 चाहिए, तो आपको करना क्या पड़ेगा, डिस्टिलेशन करवाना पड़ेगा विद कंसंट्रेटेड H2SO4। अगेन द सेम रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल H2SO4 क्या करेगा, नॉन वोलेटाइल है, राइट, नॉन वोलेटाइल है, तो वो उतनी जल्दी नहीं उड़ेगा। तो जब आप इसको मिक्स करेंगे उसमें, तो अब आपके पास जो वोलेटाइल कंपोनेंट जो सबसे पहले डिस्टिलेशन के दौरान उड़ेगा, दैट विल बी HNO3, एंड दैट इज हाउ यू कैन कलेक्ट मोर प्योर, दैट इज 98% HNO3, 98% प्योर HNO3। नाउ स्टेप 1, अब एक एक करके सबको फर्दर देखते हैं। पहले क्या लिया, रिएक्टेंट।
मिक्सचर लिया प्योर किसका, ड्राई अमोनिया विद द ड्राई एयर, रेशियो आपको याद है अमोनिया 1 एयर 10। कंडीशन प्लैटिनम या रोडियम गॉज लेना है आपको, टेम्परेचर क्या होना चाहिए 800 से 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। नाउ जब ऐसा होगा अमोनिया रिएक्ट करेगा O2 के साथ, NO बनाएगा, H2O रिलीज होगा एंड हीट ट्रेमेंडस अमाउंट में रिलीज होगी। अब क्योंकि ये रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक, तो इनिशियली तो आप इस मिक्सचर को हीट करते हैं इन द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन चैम्बर, आप इसको हीट करते हैं। बट वंस एक बार ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज कर रही है, तो आप इसको फर्दर टेम्परेचर या हीट देना बंद कर देते हैं, मतलब हीटिंग सप्लाई नहीं होता। जो भी हीट यहाँ से निकलती है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, जो भी हीट निकलती है वही क्या करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है इनसाइड दिस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन चैम्बर। दिस इज प्लैटिनम। ओके, दैट इज द थिंग हैपनिंग हियर। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये है प्लैटिनम गॉज आपके पास, ये है आपके पास अमोनिया अलॉन्ग विद वाटर, आपने अंदर डाला, उसके बाद हुआ क्या, अब पहले कंप्रेस हुई गैसेस साथ में, कंप्रेस होने के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस रीच, रिएक्शन हुई और NO और यहाँ पे H2O निकला, बट किसमें, स्टीम में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज हो रही है। इनिशियली तो आप हीट कर रहे थे, लेकिन एक बार अगर रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो आपने खुद से हीट करना बंद कर दिया। रीजन सिंपल है, क्योंकि ऑलरेडी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो जो भी यहाँ से हीट निकलेगी वही क्या करेगी, इस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन चैम्बर के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करेगी। नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज कैटालिटिक कन्वर्टर। अब आपको पता है इसके बाद आप क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर में इसको डालते हैं। रिमेंबर एवरीवन, हीट एक्सचेंजर या फिर आपके पास क्या होगा, कूल कॉइल, राइट, कूलिंग कॉइल, हीट एक्सचेंजर और यू कैन से कूलिंग कॉइल, ताकि वो क्या करे, टेम्परेचर को ड्रॉप कर दे, कितना, बाय 50 डिग्री सेल्सियस, नियरली 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ड्रॉप कर दे, एंड ये फर्दर इसको कहाँ पहुंचाएगा, आपके पास ऑक्सीडेशन चैम्बर में। अब ऑक्सीडेशन चैम्बर में क्या होगा, एयर तो हमेशा प्रेजेंट होगी, NO ने O2 के साथ रिएक्ट किया और NO2 गैस निकली। अगेन दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगेन क्या है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर को क्या करोगे, लोअर करोगे अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस। सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, लो टेम्परेचर फेवर करेगा किसको, फॉरवर्ड रिएक्शन। रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जब जब एक्सोथर्मिक है, मतलब अगर आपको NO2 बनाना है तो आपको क्या चाहिए, NO2 बनाना है तो ऑलरेडी वो बोल रहा है मैं तो अपनी हीट बाहर निकाल रहा हूँ, तो मतलब अगर आपने गलती से टेम्परेचर दे दिया उसको ज़्यादा, तो रिएक्शन बोलेगी कि भाई मैं नहीं बन सकता और वो वापस जाना शुरू हो जाएगी। बट अगर टेम्परेचर को लो रखोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ, राइट। तो रिएक्शन विल फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स NO2 फॉर्मेशन होगा, इसीलिए टेम्परेचर को कम रखा जाता है, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। ऑब्जर्वेशन क्या मिली, जो कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड था हमारे पास, क्या, कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO गैस कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ और उसने एक रेडिश ब्राउन फ्यूम बनाया, किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। दिस ब्राउन कलर फ्यूम इज नथिंग बट NO2 गैस। अब यहाँ से क्या हो निकला, आपके पास क्या आया, NO2 गैस, और वो आपने कनेक्ट किया है फ्रॉम विद द एब्जॉर्प्शन टावर लाइक दिस। वो किससे कनेक्टेड है आपके पास, एब्जॉर्प्शन टावर। नाउ अब एब्जॉर्प्शन टावर में होगा क्या, आपके पास NO2 एयर भी आ रही है, लेकिन कहाँ से, हमने डाउनवर्ड नीचे की तरफ से हमने उसको क्या करा, डालना स्टार्ट। सो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन टावर। यहाँ पे हमारे पास है क्या, ये स्टील का बना है, एंड इन दैट हमने क्वार्ट्ज की लेयर इंसर्ट करी है। दीज डॉट, ग्रे डॉट्स आर नथिंग बट क्वार्ट्ज की लेयर हमने डाली है। सो एसिड प्रूव स्टोन पैकिंग मीन्स यहाँ पे क्वार्ट्ज लेयर है, सिंपल। यहाँ पे कौन सी लेयर है, क्वार्ट्ज की लेयर प्रेजेंट है यहाँ पे। अब क्वार्ट्ज की लेयर प्रेजेंट है तो क्वार्ट्ज क्या होता है, एसिड रेजिस्टेंट होगा, क्या होगा, एसिड रेजिस्टेंट। अब ऊपर से क्या है, वाटर पड़ रहा है, वाटर इनलेट है, वाटर यहाँ से पड़ रहा है। सो जब जब ऐसा होगा तो अब रिएक्शन क्या होगी आपके पास, सिंपल है, NO2 जाएगा, NO2 है, O2 है और क्या है, H2O, तीनों ने साथ में रिएक्ट करके क्या बना दिया, HNO3 बना दिया। ये तो सिंपल रिएक्शन है जो नॉर्मली होती है। तो मोस्ट ऑफ द आपके पास NO2 कहाँ कलेक्ट, नॉट NO2, HNO3 आने लग जाएगा, कहाँ पे, नीचे की तरफ, और वहां से आप क्या करेंगे, डाइल्यूट HNO3 को कलेक्ट कर लेंगे। नाउ
अगर स्टेप वाइज देखें रिएक्शन को तो आपके पास NO बनने की पॉसिबिलिटी भी है। सो इस NO का होगा क्या, इसका रिसाइकलिंग होगी, मतलब NO गैस जो प्रोड्यूस हुई है इसको रिसाइकल किया जाएगा बैक टू द ऑक्सीडेशन चैम्बर टू फॉर्म NO2। अब इसको इस NO गैस को दोबारा से क्या करा जाएगा, अंदर भेजा जाएगा एंड दोबारा क्या करोगा, हमारे पास जो वेस्ट गैस थी उसको दोबारा से क्या करा जाएगा, बाहर निकाला जाएगा एंड ऑक्सीडेशन चैम्बर में भेजा जाएगा। ऑक्सीडेशन चैम्बर में क्या होता है आपको याद है, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा NOO2 और बनाएगा NO2। फिर NO2 को वापस यहाँ भेजा जा सकता है एंड देन रिएक्शन फिर से होके आपके पास डाइल्यूट HNO3 देगी। मतलब डाइल्यूट का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट आपको 50% के लगभग HNO3 मिलेगा, तो दिस इज डाइल्यूट। बट अब मैं क्या करूंगी, अब होता क्या है, अगर हम इसे कांस्टेंट बॉईल करने लगे, अगर इसे कांस्टेंट बॉईल करेंगे तो उससे क्या होगा, एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन जाएगा। मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट जिसके बाद दोनों के दोनों कंपोनेंट जो एक मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है दोनों क्या होंगे, वेपराइज होना शुरू होंगे। बिकॉज दोनों वेपराइज शुरू हो रहे हैं तो ये क्या है, इनका कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, वेपराइज। सो दिस इज नोन एज constant boiling mixtures or you can say azeotrope. That means those mixture which will boil without change in composition. Now अगर मैं HNO3 की बात करूं, for the HNO3 part constant boiling mixture की अगर मैं बात करूं HNO3 के लिए, so that happens जब boiling point क्या हो जाए, nearly 121 degree Celsius as far as I remember. This is what, nearly this one. So this will form azeotrope. This is called azeotrope. Azeotropic mixture of HNO3 plus water. That means now at this temperature both of them will vaporize. Both of them will vaporize means their composition will remain same inside the solution. That is the thing happening whole here. Now again the same thing is repeating. Complete process is done with the conditions and everything. Catalytic chamber, you already know, ammonia, air in this ratio, platinum gauze, 800 degrees Celsius, exothermic reaction. NO and stream will there, then heat recovery is being done. After that the temperature is being down at 50 degrees Celsius and excess air is there. Now cooled NO plus O2 is forming NO2. NO2 is a brown NO2 gas, so again it will be supplied to where? Again it will be supplied to our absorption tower, in which NO2, H2O and oxygen also will be reacting each other and forming HNO3 and sometimes NO also, right? Remember this one, in NO2 plus water spray, so quartz packing is there, counter current, then we have HNO3 formed as 60 to 68%. Now the NO gas which is being formed here is again sent back to the oxidation chamber. From that it will again come back inside the absorption tower. So that is the whole thing happening in the Ostwald's process. Complete flow is something like this. Now PYQs. Balanced chemical equation for the three main step in the Ostwald process. Everybody can write it. In the first step what you will form. पहले स्टेप में क्या बनाओगे आप, पहले स्टेप में NO बनाना है, क्या बनाना है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर ऑक्सीडेशन करा के बनाओगे NO2, फिर NO2 को रिएक्ट करवाओगे H2O एंड एयर के साथ टू फॉर्म HNO3. सो यही आपकी प्रोसेस, आपको ये सारी लिखनी है. स्टेट द कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर यूज इन द फर्स्ट स्टेज. कैटलिस्ट आपको पता है प्लैटिनम, रोडियम, टेम्परेचर होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस. बस यही क्वेश्चन आते हैं यार, सिंपल. नाउ why is NO recycled in the absorption state during manufacture of nitric acid? क्यों NO को रिसाइकल करा जा रहा है यहाँ पर? सिंपल सी बात है यार, NO उसके बाद क्या करेगी, कलेक्शन में मदद नहीं करेगी, बट वहाँ पे क्या होगा, क्लटर क्रिएट होता जाएगा, NO कलेक्ट होती जाएगी. सो उससे अच्छा ये है कि दोबारा से NO को लाओ, ऑक्सीडेशन चैम्बर में डालो और दोबारा से एब्जॉर्प्शन टावर में पास ऑन करो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा. नाउ PYQs already we have done. Then we have physical properties of nitric acid. Physical properties बहुत सिंपल है, जो कि नॉर्मल एसिड्स की होती हैं. कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड है ये, प्योर कंडीशन में. कमर्शियल एसिड येलो हो सकता है. नाउ यू नो द रीजन, क्यों, अगर उसमें डिजॉल्व्ड NO2 प्रेजेंट होगी. ऑडोर और टेस्ट कैसा होगा, सफोकेटिंग पंजेंट स्मेल हो सकती है, सो टेस्ट हो सकता है, मतलब हाईली कोरोसिव है, इसको टेस्ट नहीं करना चाहिए. नाउ वी हैव डेंसिटी एंड सॉल्युबिलिटी.
डेंसिटी है 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इन द कंसंट्रेटेड फॉर्म। सॉल्युबिलिटी हाईली सॉल्युबल है वाटर में इन ऑल प्रपोर्शन, क्या है, हाईली सॉल्युबल है इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शन। नाउ बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या है, प्योर अगर है सिर्फ HNO3 है तो क्या होता है 86 डिग्री सेल्सियस, बट अगर बॉइलिंग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाया वाटर के साथ तो कितना हो जाएगा 121। नाउ मेल्टिंग पॉइंट इज -42 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे फ्रीज होना शुरू हो जाएगा व्हाइट सॉलिड में। सो दिस इज नथिंग बट स्टोर्ड इन एम्बर बॉटल्स। लाइट से डिकम्पोज एसिड क्या हो सकता है, ये एसिड जो है डिकम्पोज हो सकता है फ्रॉम द थर्मल थिंग, मतलब लाइट से भी हो सकता है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको रखना होता है। स्किन के साथ कंबाइन कर गया, किसके साथ, स्किन प्रोटीन जो था हमारे पास अगर उसके साथ कंबाइन कर गया तो बनाएगा ज़ेंथोप्रोटिक, क्या बनाएगा, ज़ेंथोप्रोटिक एसिड, जिसको बोलते हैं येलो स्टेन। और उसी की वजह से हमारी बॉडी में अगर गलती से HNO3 पड़ गया तो येलो स्टेन आ जाता है, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज का देखा जाए तो बहुत सिंपल है, देखो यार, केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो वेरी सिंपल। पहली है स्टेबिलिटी, ये होता है अनस्टेबल ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू हीट एंड सनलाइट, मतलब जैसे ही हीट दोगे मतलब इसका थर्मल डिसोसिएशन हो जाएगा। सो HNO3 ब्रेक हो जाएगा H2O, NO2 एंड O2 में, किसमें, H2O NO2 होगा, NO2 अगेन रेडिश ब्राउन कलर का होगा एंड O2 में। देन आयनाइजेशन एंड स्ट्रेंथ, वी ऑल नो इट इज अ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, मतलब कितने OH नेगेटिव ये रिप्लेस कर सकता है, एक, क्यों, इसमें एक ही क्या है, एक ही क्या है हमारे पास, H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन। सो स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड ionizes completely in aqueous solution to yield one hydronium ion, so it can react with OH negative, only one OH negative. Note is simple, turns yellow on standing. अब स्टैंडिंग अगर रखोगे तो येलो हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है NO2 प्रोड्यूस होती है, और जो भी जैसे ही NO2 होगी तो वो डिजॉल्व हो जाएगी इन द एसिड में NO2 रहेगी तो वो क्या करेगा, येलोइश कलर देना स्टार्ट। एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड, क्यों, एसिड है। मिथाइल ऑरेंज को पिंक में कर देगा। फिनोफ्थलीन तो कलरलेस ही रहेगा, फिनोफ्थलीन में कोई चेंज नहीं आएगा, कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। नाउ यू हैव नेक्स्ट वन एज एसिडिक नेचर है, केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है हमें, किसमें, एक्शन होगा बेसिस पे, कार्बोनेट्स पे, राइट। सो अब देखते हैं, पहले एल्केलीज मतलब वो बेस जो कि OH नेगेटिव आयन लिबरेट करते हैं। सो अगर HNO3 है और बेस है तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन, मतलब वाटर और सॉल्ट फॉर्म होगा, क्या, सॉल्ट प्लस वाटर, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड थिंग, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, डिकम्पोजेस टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, इंपॉर्टेंट है। Na2CO3 ने रिएक्ट किया HNO3 के साथ तो अगेन क्या बनेगा, NaNO3, H2O और CO2 गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व। अगर NaCO3 ने किया मतलब बाइकार्बोनेट ने किया, अगेन NaNO3, H2O और CO2 क्या हो जाएगा आपके पास, इवॉल्व हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन सिंपल है, CO2 है मतलब बबल्स बनेंगे और जब आप उस गैस को पास करेंगे लाइम वाटर के साथ, सो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाएगा ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिमेंबर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, राइट, दिस वन, नॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर, राइट। सो इट will react with CO2 and it can form CaCO3 also. So that is the main thing happening. It will turn the lime water milky. Now action on basic oxides. Basic oxides में क्या action होता है, reacts with metallic oxides to form soluble nitrates. बेसिक ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ जो ऑक्साइड बनेंगे वो बेसिक होंगे इन नेचर। अगर कॉपर का है CuO, हमें पता है ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का, प्लस HNO3 आपने दिया तो क्या बना, CuNO3 होल ट्वाइस, मतलब कॉपर नाइट्रेट। और कॉपर नाइट्रेट क्या होता है, सारे के सारे नाइट्रेट्स क्या होते हैं, सॉल्युबल, रिमेंबर दिस थिंग। सो ये बन जाएगा आपके पास एक ब्लू सोल्यूशन नाइट्रेट का, क्योंकि यहाँ पे कॉपर +2 आयन प्रेजेंट है और H2O रिलीज हो जाएगा। सो जब आपके पास मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्युबल नाइट्रेट। इंपॉर्टेंट नोट है किस पे, मेटल्स पे। डाइल्यूट HNO3 जो है जनरली लिबरेट नहीं करती हाइड्रोजन गैस विद मेटल, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी,
क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये हाइड्रोजन जो बनी है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? वाटर में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, NO, NO2 एटसेट्रा। दैट इज वाई मेटल्स के साथ आपको हाइड्रोजन देखने को नॉर्मली नहीं मिलेगी। एक्सेप्शन यहाँ भी है, अगर मैग्नीशियम आया और मैंगनीज आया, मतलब Mg आया और Mn आया, तो वो क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है विद डाइल्यूट, मतलब 1% एसिड के साथ, और वो दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस निकल सकती है, बट नॉर्मल केसेस में नहीं हो सकता ऐसा। नाउ PYQs ऑन द एसिडिक नेचर। Balanced chemical equation for the action of nitric oxide on sodium carbonate. Same thing beta, just now. Na2CO3, right? Nitric acid means HNO3 will be there. So you all know what will happen. NaNO3 can be formed, right? That will be in twice, right? Twice, along with what will be there? H2O and CO2 will be formed. So there will be brisk effervescence due to CO2 formation. Now copper oxide, CuO. So you already know we have CuO along with HNO3. Remember this one. So क्या बन सकता है? Copper nitrate, CuNO3 whole twice, मतलब CuO जो यहाँ प्रेजेंट था वो किस कलर का था? ब्लैक कलर, और CuNO3 whole twice किसका होगा? ब्लू कलर सोल्यूशन। That we have already discussed right now, जो कि हमने क्या किया है? ऑलरेडी राइट नाउ अभी डिस्कस किया है, और साथ में हमें पता ही है H2O रिलीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस आना चाहिए। सो दिस बिकम्स H2O। वेरी सिंपल, राइट? नाउ व्हाई इज नाइट्रिक एसिड कॉल्ड अ मोनोबेसिक एसिड? क्यों बोलते हैं? सपोर्ट योर आंसर विद द आयनाइजेशन इक्वेशन। भाई देखो सिंपल है, क्यों मोनोबेसिक बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक ही H पॉजिटिव है जो एक ही OH नेगेटिव के साथ कंबाइन कर सकता है। सो आपको ये दिखाना है कि ऐसा क्यों होता है। सो सिंपल है, अगेन द सेम रिएक्शंस यू कैन राइट। मोनोबेसिक की कोई भी रिएक्शन लिख दो यार, अभी हमने पढ़ा था HNO3 को H2O के साथ रिएक्ट करवाओ तो आपको ये मिलेगा। तो आपको आयनाइजेशन मतलब ये रिएक्शन लिख के आनी है पेपर में, आपको ये रिएक्शन लिख के आनी है पेपर में। नाउ व्हाई इज हाइड्रोजन गैस जनरली नॉट लिबरेटेड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड? हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं लिबरेट होती है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नाइट्रिक एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है उसको वो वाटर में कन्वर्ट कर देगा, इसीलिए नॉर्मली मेटल्स के साथ नहीं मिलता। बट यहाँ पे एक्सेप्शन था। क्या एक्सेप्शन था? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज दोनों 1% नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं and they can form what? They can form H2 गैस। सो ये था हमारे पास एक्सेप्शन केस जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन नॉन मेटल्स, वेरी सिंपल। नॉन मेटल्स पे पहले पढ़ेंगे। अब ध्यान रखना कंसंट्रेटेड HNO3 है, कंसंट्रेटेड है। It is oxidizing non-metals to their corresponding acids or you can say oxides. Now see, कार्बन अगर है, कार्बन ने HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट किया तो बना CO2, मतलब कार्बन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया अपने ऑक्साइड में और NO2 गैस निकल गई यहाँ से। रिमेंबर दिस वन। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ किस पे? H2SO4 पे, अगेन Na2 गैस निकली। अब उसके बाद फॉस्फोरस अगेन किस में हुआ? H3PO4 में, एंड अगेन NO2 गैस क्या हो गई? निकल गई। नाउ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि सब में NO2 गैस निकल रही है तो मतलब NO2 गैस फॉर्म होगी एंड दैट इज रेडिश ब्राउन होगा कलर। क्या होगा? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स क्रिएट होंगे ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू सिंपल थिंग, क्योंकि NO2 गैस है और यहाँ पे आपके पास नीचे जो भी नॉन मेटल का कंपाउंड बन रहा है वो कलेक्ट हो जाएगा लाइक दिस, CO2 H2SO4 या H3PO4 वो कलेक्ट नीचे हो जाएगा एंड यू विल बी हैविंग NO2 गैस दैट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। सो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ HNO3। नाउ एक्शन ऑन द मेटल्स। अब मेटल्स पे कैसे एक्शन होगा ये हम ऑलरेडी थोड़ा ग्लिम्स ले चुके हैं, राइट? हमने क्या पढ़ा था? जब जब आपके पास डाइल्यूट HNO3 होगा तो वो मेटल के साथ H2 नहीं देगा, राइट? हाइड्रोजन नहीं देगा, क्योंकि क्या है? HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ सी, कॉपर रिएक्टिंग विद 8 HNO3 बट डाइल्यूट। कौन सा डाइल्यूट?
तो क्या फॉर्म हुआ, CuNO3 होल ट्वाइस H2O एंड NO एंड व्हाट NO, NO फॉर्म हो रहा है, H2O फॉर्म हो रहा है। नाउ अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कर दिया तो क्या होगा, Cu plus HNO3, CuNO3 होल ट्वाइस 2H2O NO2, दिस इज द डिफरेंस आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब कॉपर ने रिएक्ट तो किया, अगर डाइल्यूट के साथ किया तो NO बनेगा, अगर कंसंट्रेटेड के साथ किया तो NO2। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन, अच्छा बताओ, कॉपर रिएक्ट कर रहा है HNO3 के साथ और आपके पास डेंस क्या हो रहे हैं, ब्राउन फ्यूम बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ब्राउन फ्यूम, रेडिश ब्राउन फ्यूम बन रहे हैं। तो वो बोलेंगे अच्छा बताओ कि यहाँ पे इसका मतलब जो आपके पास क्या है HNO3 है वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट। सो नाउ यू नो डैट कि कंसंट्रेटेड के साथ NO2 होगा तो मतलब यहाँ पे ब्राउन गैस रिलीज होगी और यहाँ पे कलरलेस, दैट इज द डिफरेंस। अब जिंक के साथ क्या होगा, अगेन कंसंट्रेटेड लोगे तो जिंक नाइट्रेट बनेगा और NO2 गैस इवॉल्व होगा। नोट क्या है, अनलाइक अदर एसिड्स H2 इज नॉट इवॉल्व क्योंकि H2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा वाटर में, एक्सेप्शन है मैग्नीशियम और मैंगनीज, दैट्स इट। नाउ पैसिविटी ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम, आयरन और एल्यूमिनियम भी क्या है, मेटल, बट आयरन और एल्यूमिनियम क्या हो जाते हैं, पैसिव, मतलब इनर्ट बन जाते हैं जब उनको कंसंट्रेटेड HNO3 में डाला जाता है। क्यों, जैसे ही आप उसे कंसंट्रेटेड HNO3 में डालते हैं सो आयरन और एल्यूमिनियम जो करते हैं काम, वो करते हैं कि वो अपने ऊपर एक इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड की लेयर बना लेंगे। क्या करेंगे, इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड की लेयर। सो जैसे ही वो लेयर बन गई तो अब मेटल रहा ही नहीं वहां रिएक्ट करने के लिए, सो देयर विल बी दैट इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड लेयर बिटवीन द HNO3 और हमारा आयरन या फिर एल्यूमिनियम के बीच में, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा और थोड़ी देर बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, शॉर्टली आफ्टर स्टार्टिंग, थोड़ी देर शुरू होने के बाद रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। नाउ इस चीज को अगर आपको हटाना है तो सैंड पेपर लेके आप इसको स्क्रैच कर सकते हैं मेटालिक ऑक्साइड के लेयर, देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद द फर्दर रिएक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है जो अभी पढ़ी, एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ एक्वा रेजिया यानी रॉयल वाटर, क्यों रॉयल वाटर, क्योंकि ये जो हमारे पास नोबल मेटल्स होते हैं या रॉयल मेटल्स होते हैं इनको भी डिसॉल्व कर सकता है। अब अकेला या तो HCl काम नहीं कर पा रहा था, अकेला HNO3 काम नहीं कर पा रहा था, तो इन्होंने बोला कि चल भाई हम मिलते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, किस रेशियो में, 3:1। HCl होता है 3 वॉल्यूम में और हमारे पास HNO3 होता है 1 वॉल्यूम में। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो NOCl बनेगा, H2O बनेगा और 2Cl नेसेंट क्लोरीन बनेगा। क्या बनेगा, नेसेंट क्लोरीन। रिमेंबर दिस वन, ये हमने लास्ट क्लास में किया है ऑलरेडी कि हमारे पास बनता क्या है, नेसेंट क्लोरीन बनता है, नेसेंट क्लोरीन। और क्योंकि नेसेंट क्लोरीन इज वे मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन ऑफ मॉलिक्यूलर क्लोरीन, तो नेसेंट क्लोरीन ही जाती है किसके पास, नोबल मेटल्स के पास, और उनके साथ रिएक्ट करके गोल्ड क्लोराइड बनाएगी जो कि क्या है, एक सॉल्युबल, क्या है, एक सॉल्युबल क्लोराइड है। दैट इज हाउ इट इज डिसॉल्विंग द नोबल मेटल्स ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट वन, again the PYQ part, differentiate between action of dilute and concentrated nitric acid and copper with equation। क्या ही है इसमें, क्या ही है, डाइल्यूट होगा तो NO निकलेगा, यहीं पे लिख देते हैं, डाइल्यूट होगा तो NO निकलेगा, अगर कंसंट्रेटेड हुआ तो NO2 निकलेगा, और NO2 का क्या होगा, ब्राउन गैस। यही है डिफरेंशिएट, बस आपको रिएक्शन खुद लिखनी है। नाउ एक्सप्लेन पैसिवेशन ऑफ आयरन बाय कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। पैसिवेशन सिंपल है क्योंकि आयरन और एल्यूमिनियम क्या करते हैं, जैसे ही डिप करोगे एक मेटालिक ऑक्साइड लेयर बना देंगे, वो भी कैसी, इनसॉल्युबल, तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा आगे और रिएक्शन कुछ देर बाद स्टॉप ही हो जाएगी। नाउ व्हाट इज एक्वा रेजिया, राइट इट्स कंपोजिशन एंड यूज। यू ऑल नो इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड, राइट, HNO3 plus concentrated what, HCl, right? HNO3 concentrated is taken in 1 and HCl is taken in 3 volume, so it is
1:3 or 3:1 depending on what you are writing first. So it was its composition. Use is to dissolve the noble metals. That's it. ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं और दैट इज अ रीसेंट क्वेश्चन, तो 2021 का क्वेश्चन है. नाउ टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रेट्स. टेस्ट होता है किसके लिए? नाइट्रिक एसिड्स के लिए, नाइट्रेट्स के लिए. कैसे? पहले आप नाइट्रेट्स को हीट करो. पहले किसके? एल्किली मेटल्स के नाइट्रेट्स को, मतलब पोटेशियम के या सोडियम के हीट करो. KNO3 सॉलिड है, जैसे ही आपने हीट किया तो ये मेल्ट होगा. मेल्ट होगा तो डिकम्पोज हो जाएगा किस पे? नाइट्राइट में और ऑक्सीजन में. यू कैन सी इट क्लियरली. ऑब्जर्वेशन सिंपल है कि एक कलरलेस गैस इवॉल्व होगी, बट जैसे ही उस कलरलेस गैस को हम क्या करेंगे? किसी बर्नर या फिर क्या करेंगे? किसी ग्लोइंग स्प्लिंट के पास लाएंगे, ये उसको दोबारा से ऑन कर देगी. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन फेवर्स कंबशन प्रोसेस. अदर मेटल्स हो गए अगर कॉपर, Pb, Zn, तो डिकम्पोज हो जाएंगे टू ऑक्साइड NO2 एंड O2. डिफरेंस देखो यार, इसका अगर थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ तो KNO2 और O2 ही गैस निकल रही है, लेकिन जहां जहां पे कॉपर आ रहा है तो वो क्या कर सकता है? CuNO2 देगा और O2, मतलब फिर से रेडिश ब्राउन NO2 फ्यूम्स निकलेंगे और ब्लैक रेसिड्यू बनेगा किसका? कॉपर ऑक्साइड का. नाइट्रिक एसिड का टेस्ट कैसे करोगे? ये तो नाइट्रेट्स का था. When heated with copper turnings, जब इसको हीट किया गया कॉपर के साथ तो हुआ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ने प्रोड्यूस किया डेंस रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, जो कि हम पढ़ चुके हैं. कॉपर ऑलवेज रिएक्ट्स विद व्हाट? concentrated HNO3 and it will produce the NO2. remember this one. and it will produce what? NO2 प्रोड्यूस करेगा. अगर डाइल्यूट के साथ करता तो NO प्रोड्यूस करता. तो आपको ध्यान रखना है अबाउट द कंसंट्रेटेड. सो दीज आर द कॉपर टर्निंग टेस्ट. इसको बोला जाता है कॉपर टर्निंग टेस्ट. मतलब आपने कॉपर नाइट्रेट लिया, उसको थोड़ा सा क्या किया? सॉरी, नॉट कॉपर नाइट्रेट, आपने कॉपर लिया अलॉन्ग विद HNO3 लिया, कंसंट्रेटेड HNO3. सो रिएक्शन हुई, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हुआ, साथ ही साथ NO2 फॉर्म हुआ और H2O फॉर्म हुआ. सो यहाँ पे एक ब्राउन फ्यूम बनता हुआ नजर आएगा आपको. सो दैट इज द नाइट्रिक एसिड का क्या है? ये कंफर्मेशन टेस्ट कि वहां पे नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है. NO2 इज एसिडिक इन नेचर एंड टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड. रिमेंबर, जो NO2 गैस निकल रही है वो कहाँ से रही है? एसिड से. सो वो एसिडिक है तो वो क्या करेगी? ब्लू को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगी. नाउ ब्राउन रिंग टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्राउन रिंग टेस्ट. Now this is important. It is a confirmatory test for nitrate ion, that is NO3 negative ion. प्रोसीजर क्या है? पहले आप क्या लेंगे? एक एक्वस सोल्यूशन लेंगे. किसका? किसी भी नाइट्रेट के सॉल्ट का. मतलब कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट ले लो इन अ ट्यूब. इन अ ट्यूब आपने कोई भी नाइट्रेट सोल्यूशन ले लिया, नाइट्रेट सॉल्ट ले लिया. अब उसके बाद क्या करेंगे आप? नाइट्रेट सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया. ओके. एड फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैचुरेटेड आयरन सेकेंड सल्फेट, मतलब FeSO4 सोल्यूशन अगर आपने नहीं लिया तो क्या होगा? आपका Fe जो +2 स्टेट में है वो +3 स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. किसमें? +3, मतलब फेरिक में. और फेरिक ये टेस्ट नहीं देता. तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन ही लेना है. नाउ अब इन दोनों को साथ में ऐड करके आपने एक सोल्यूशन के अंदर ले लिया. उसके बाद आपने क्या किया? ये जो ट्यूब थी जिसके अंदर आपने इसको लिया है, आपने इसको थोड़ा टिल्ट किया. टिल्ट करते ही आपने इसको क्या किया? थोड़ा टिल्ट. ट्यूब विल बी समथिंग लाइक दिस, टिल्टेड. उसमें आपने क्या किया? अब यहां से आपने यूजिंग दिस एडेड डाउन द साइड से धीरे 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 यहाँ पे क्या करा आपने? ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 डालना स्टार्ट. दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4. केयरफुली ऐड concentrated sulfuric acid down the side of the inclined test tube. inclined test tube के साइड से डालना स्टार्ट किया. सो ऑब्जर्व क्या हुआ? ऑब्जर्व ये हुआ कि ब्राउन रिंग फॉर्म हो गई एट द जंक्शन ऑफ 2 लेयर्स. अब क्या हुआ? एक ब्राउन लेयर ने फॉर्म किया एट द जंक्शन ऑफ 2 लेयर्स लाइक दिस. सो एक क्या हो गया? ब्राउन कलर क्रिएट. क्या हो गया आपके पास? ब्राउन कलर क्रिएट हो गया. सो ब्राउन कलर क्रिएट होने की वजह से अब क्या होगा? सो ये जो ब्राउन कलर था, ब्राउन रिंग जंक्शन था. ओह वेट, ये तो ब्राउन रिंग जंक्शन था हमारे पास. यस.
सो ये जो ब्राउन रिंग जंक्शन है हमारे पास, व्हाट इज हैपनिंग, वेट, ओके, सो ब्राउन रिंग जंक्शन जो था हमारे पास, वहां पे क्या बना, एक ऐसा सोल्यूशन बना जिसमें, नॉट सोल्यूशन बट ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या देगा, ब्राउन कलर आपको देगा। नाउ 2 लेयर सेपरेट हो गई, नीचे कौन बैठ गया, कंसंट्रेटेड H2SO4 दैट इज बॉटम लेयर, और ऊपर क्या गया, नाइट्रेट, बिकॉज नाइट्रेट नॉर्मली हल्का होता है, सो नाइट्रेट वाली लेयर ऊपर चली गई, कंसंट्रेटेड H2SO4 की लेयर नीचे, और उसके बीच में इन दोनों लेयर को सेपरेट करता हुआ एक ब्राउन रिंग बन गया। नाउ व्हाट इज दैट, केमिस्ट्री क्या है इसके पीछे, फर्स्ट थिंग, ओके वेट, नाउ सो व्हाट इज हैपनिंग, रिडक्शन ऑफ, अब क्या हुआ, नाइट्रेट, जो पहले हमने नाइट्रेट सोल्यूशन लिया था, नाइट्रेट सॉल्ट सोल्यूशन, सो वहां से NO3 नेगेटिव आयन आया। अब हमने लिया है किसका, FeSO4 का सोल्यूशन, सो उसने Fe+2 के साथ रिएक्ट किया और क्या किया, H पॉजिटिव भी है वहां पे, मतलब एसिडिक कंडीशन है, क्योंकि हमें पता है, राइट। नाउ अब ये जब फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि हमने H2SO4 भी ऐड करते जा रहे हैं, रिमेंबर, राइट, सो उससे क्या होगा, अब यहाँ पे बनेगा फेरिक, Fe+2 कन्वर्ट हो गया Fe+3 में, एंड नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, NO में, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया। क्यों, पहले 3 ऑक्सीजन थे नाइट्रोजन के पास, अब सिर्फ क्या है, 1, एंड H2O क्या हो गया, रिलीज। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, अब ब्राउन रिंग कैसे हुआ, पहले तो ये रिएक्शन हो गई, सेकेंड रिएक्शन क्या हुई, Fe+2 था, NO था और H2O था, अब ये तीनों कंबाइन होकर बना दिए FeH2O5 NO एंड विद +2 साइन, तो यहाँ पे बना नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, क्या बनेगा, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, क्योंकि इसके साथ ही एक SO4-2 आयन भी होगा, राइट, सो यहाँ पे बन गया FeH2O5 NO+2, that is what, that is नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। सल्फेट क्यों, SO4+2 चार्ज को काउंटर करने के लिए कौन आएगा, SO4-2, और इसी सब्सटेंस ने क्या बना दिया, ब्राउन रिंग, और सेपरेट कर दिया इन दोनों लेयर्स को। सो दिस इज द ब्राउन रिंग टेस्ट, जो कि बहुत 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 फेमस है, आपको ये पढ़ के ही जाना है। रिमेंबर, ये 2 रिएक्शन, नाइट्रेट रिड्यूस हो रहा है NO में, फिर वो NO रिएक्ट करेगा Fe+2 के साथ, और ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, आपको ध्यान रखनी है ये सारी चीजें। नाउ क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब करो ब्राउन रिंग टेस्ट को फॉर नाइट्रेट विद ऑब्जर्वेशन एंड इक्वेशन, सिंपल, सेम जो अभी पढ़ा, डिफरेंशिएट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KNO3 और CuNO3 होल ट्वाइस, रिमेंबर KNO3 का डिकम्पोजिशन और CuNO3 का होल ट्वाइस का डिकम्पोजिशन देयर विल बी डिफरेंट, यहाँ पे सिर्फ O2 गैस रिलीज होगी और यहाँ पे NO2 गैस रिलीज होगी, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, रिमेंबर या नहीं, आपको पढ़ाया था अभी, KNO3 जब डिकम्पोज होगा तो सिर्फ O2 निकलेगा, जबकि कॉपर होगा तो NO2 के साथ निकलेगा, सो NO2 आएगी तो वहां पे क्या आएगा, रेडिश ब्राउन गैस या फिर ब्राउन गैस, रिमेंबर दिस वन, रेडिश ब्राउन, राइट। नाउ उसके बाद नेम अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, ब्राउन रिंग टेस्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ FeSO4, अगेन द सेम थिंग इज कमिंग बैक टू बैक, दोबारा से क्या आएगी, यही सेम चीजें आएंगी, FeSO4 का यूज यही है ताकि वो एक ब्राउन रिंग कलर के सब्सटेंस बना सके, किसमें बना सके वो सब्सटेंस, दैट इज दिस वन, यही यूज है किसका, FeSO4 का। नाउ यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, इंडस्ट्रियल एंड लेबोरेटरी एप्लीकेशन, फर्स्ट इज फर्टिलाइजर, यूज टू मैन्युफैक्चर द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जो कि एसेंशियल होता है, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम, यस, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। देन वी हैव एक्सप्लोजिव में यूज हो सकता है ये TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन है, प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड, देखिए हमें पता है एक्वारेजिया, HNO3 और HCl का मिक्सचर। नाउ डाइज एंड प्लास्टिक्स में भी कौन यूज होता है हमारे पास, आर्टिफिशियल सिल्क, परफ्यूम्स, कौन यूज होता है हमारे पास, नाइट्रिक एसिड यूज हो सकता है। देन रॉकेट प्रोपेलेंट, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स, रॉकेट फ्यूल्स में ऑक्सीडाइजर का काम कर सकता है आपके पास, लाइक रेड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड RFNA। देन वी हैव इचिंग डिजाइंस, मीन्स व्हाट, यूज्ड फॉर एचिंग डिजाइंस ऑन कॉपर और ब्रासवेयर, मतलब कॉपर और ब्रासवेयर जो भी होंगे उसके ऊपर जो आप डिजाइन देखते हैं उसमें भी यूज हो सकता है कौन, नाइट्रिक एसिड। एंड पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, like metal cleaning and engraving, that is the whole thing which we are using nitric acid in. These are very very very
useful. Name 2 fertilizers manufactured from nitric acid. You can name it: ammonium nitrate, calcium ammonium nitrate. State one use of aqua regia and give its composition. Again the same question asked to you. Aqua regia क्या है? Mixture of HNO3 and HCl. Now, why is nitric acid used in metal pickling before electroplating? You have to keep all of these things in your mind because we are using the nitric acid. That is the things which you have to keep in your mind. Now, again the summary part. This is the summary for all of you which I have already given you. That is the most important part of this chapter. पहला है जनरल एंड एसिडिक नेचर, देन वी हैव ऑसवाल्ड्स प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें 3 स्टेप्स हैं. आपको स्टेप विद द कंडीशन याद होना चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. किसी भी चैप्टर में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इज इंपॉर्टेंट. नाउ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑन मेटल्स. रिमेंबर, अगर कंसंट्रेटेड होगा तो NO2 निकलेगा, डाइल्यूट होगा तो NO निकलेगा, राइट. और वो भी याद रखना दैट वी वर डिस्कसिंग. अगर एल्किली मेटल के साथ करता है तो O2 गैस रिलीज होती है. एल्किली मेटल का नाइट्रेट, रिमेंबर, वो डिकम्पोज करेगा. KNO3 डिकम्पोज करता है तो O2 मिलता है. लेकिन अगर कॉपर का करता है तो हमें NO2 भी मिलता है. नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा उनके अपने ऑक्साइड्स में या एसिड्स में. ब्राउन रिंग टेस्ट, नेवर एवर फॉरगेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट इज ब्राउन रिंग टेस्ट. आपको पता होना चाहिए जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है दैट इज नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, वो ब्राउन रिंग दे रहा है. आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए. नाउ comprehensive PYQ completion, we have section A, that is short answers like this. 2018, define passivation and name one metal that is made passive by the, remember, iron, aluminium. एक और होते हैं हमारे पास, निकिल भी होता है इस कैटेगरी में, सो ये सब क्या करते हैं, एक मेटेलिक ऑक्साइड लेयर बना देंगे जैसे ही आप इनको डिप करेंगे इनसाइड कंसंट्रेटेड HNO3. नाउ Why is nitric acid recycled? क्यों रिसाइकल करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन टावर? टू मेक इट अ गुड यूज, और अगर वो कलेक्ट होता रहा तो दैट इज नॉट अ गुड साइन. नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्शन ऑफ हीट ऑन दिस वन. सो यू ऑलरेडी नो KNO3 अगर होगा, मैंने इसका डिकम्पोजिशन कराया तो कौन सी गैस निकलेगी? O2. अगर PbNO3 का डिकम्पोजिशन हुआ तो कौन सी निकलती है? NO2, राइट. और NO2 गैस तुम्हें पता है कैसी होती है? इन रेडिश ब्राउन इन कलर. वेरी सिंपल, कैसी होती है? रेडिश ब्राउन इन कलर. नाउ स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड शोन व्हेन इट रिएक्ट्स विद कार्बन. अगेन सेम थिंग, इक्वेशन लिख दो. CO2 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. नाउ सेक्शन B इज द इक्वेशंस एंड रीजनिंग. राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ हीट ऑन दिस. Again same things are coming, NaSCO3 and HNO3. We all know it will form NaNO3. Okay, it will form NaNO3, right? Sodium nitrate, NaNO3. Along with that it can be H2O and CO2. So CO2 gas will be evolved. Now S plus concentrated HNO3, again we all know here H2SO4 can be formed. Remember this, all of these reactions. Explain why hydrogen gas is generally not evolved when zinc react with nitric acid. हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं इवॉल्व होती? बिकॉज नाइट्रिक एसिड जो है वो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. OA इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो H2 गैस को, हाइड्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देगा किसमें? H2O में. Right now describe the laboratory preparation of nitric acid with a label diagram and state one precaution. You all can do this laboratory preparation. One preparation you want, you can take it from metal nitrate. Initially remember KNO3 we were taking, or you can take it the Oswald process also. So I totally dependent on you, and state the precautions also. That is the main thing. So that is it in this chapter. Like, share and subscribe to our YouTube channel, that is Infinity ICSE 9th and 10th. I'll meet you in the next session. Bye bye and enjoy your day. Bye bye everyone.